हेलो बेटा, नमस्कार। तो मैं हूं अतर सिंह और ये है टीएनआई का मंच। तो प्यारे बच्चों, आज जो आपका सेशन होगा वो काफ़ी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज 11th-12th में जो अभिव्यक्ति है, अर्थात जो केवीएस पीजीटी हिंदी में यहाँ से 15 से 20% आएंगे बेटा। उनसे संबंधित लगभग 150 के आसपास प्रश्न रखे मैंने बेटा, जहाँ से पेपर में आएगा। तो प्लीज़ आप अपना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो ज़रूर देखें, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें बेटे। जी, शुरुआत करते हैं बगैर समय खराब किए। पहला प्रश्न है भाई, देखिए एनसीईआरटी में 11th-12th में जो अभिव्यक्ति का जो निचोड़ है, यहाँ से बेटे 15 से 20% बनेंगे। जी, पहला प्रश्न आपके सामने है, किस लिपि को शब्द लेखन लिपि के नाम से जाना जाता है? जी, ये है बेटा, लोगो लिपि को शब्द लेखन लिपि के नाम से जाना जाता है, अर्थात यहीं से शब्द लिखने की शुरुआत हुई, उससे पहले चित्रात्मक लिपि थी भाई। बढ़ते बेटा आगे, फटाफट स्पीड आप थोड़ी ज्यादा रखेंगे। जी, कागज का आविष्कार कब तथा किसने किया? कागज का आविष्कार बेटे कब तथा किसने किया? 105 साइलून, 405 पिनसेन, 485 सिंगेन, 690 लेलिनसो। तो बेटा इसका कागज का आविष्कार है 105 में साइलून, चाइना में हुआ था बेटा, चीन में, ध्यान रखना आएगा ये पेपर में। जी, बढ़ते हैं आगे। मुद्रण साँचों का प्रचलन किस देश ने कब किया? भाई जो मुद्रण साँचे हैं, अर्थात जो आप कोई बुक प्रकाशित कराते हैं, तो मुद्रण साँचों का आविष्कार कब तथा किस देश ने किया? 1890 फ्रांस, 460 चीन, 770 जापान, 502 भारत। तो बेटे ये 1770 जापान में हुआ था बेटा मुद्रण साँचों का जो शुरुआत है वो। चल टाइप का आविष्कार किसने किया? बेटे चल जो टाइप है उससे पहले क्या होता था, खाचे ऐसे मोहरे बनाती थी, तो जो चल अर्थात जो टाइप राइटर है आपका, जी, चल टाइप का आविष्कार बेल, ग्राइम, बेयर्स, रोटेजन, गुटेनबर्ग। बेटा गुटेनबर्ग ने किया था टाइप राइटर का आविष्कार, और बेटा ये जर्मन के थे गुटेनबर्ग, याद रखने के लिए बेटे आएंगे। यहाँ से आगे बढ़िए भाई। विश्व की सबसे पहली छपी पुस्तक बाइबल में कितनी पंक्तियां थी? 1028, 1128, 528, 428। तो बेटा बाइबल जब सबसे पहले छपी तो प्यारे बच्चे इसकी जो पंक्तियां थी वो थी 428। डी भाई। बढ़ते हैं आगे। पत्रकारिता एक संचारशील विद्या है, इसके बगैर समाज को बदलना असंभव है, अतः पत्रकार को अपने दायित्व का निर्वाह निष्ठापूर्वक करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पैरों की छालों से इतिहास रचा जाएगा। ये कथन बेटे गांधी जी का, माखनलाल चतुर्वेदी का, महादेव वर्मा का, रामचंद्र शुक्ल का। तो बेटे ये कथन महादेवी वर्मा का है पत्रकारिता के बारे में बेटे, क्योंकि पत्रकारिता आपके उसमें है। सामाजिक ज्ञान का व्यवसाय पत्रकारिता है, कथन किसका है? पत्रकारिता की परिभाषा है सामाजिक ज्ञान का व्यवसाय पत्रकारिता। ए आचार्य शुक्ल, बी बालकृष्ण भट्ट, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी है सी जी मुल्लर। तो बेटा ये जो कथन है ये सी जी मुल्लर का है भाई, डी फॉर डन। बढ़ते हैं आगे। गीता में समाचार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? पांचवा वेद, शुभ दृष्टि, न्याय दृष्टि, शब्द दृष्टि। तो बेटा गीता में जो है समाचार के लिए शुभ दृष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है भाई। आगे बढ़ते हैं। कौन सा तत्व समाचार का तत्व नहीं है? पाठक वर्ग, प्रभाव, टकराव, शिक्षित। तो बेटे जो इसमें अगर कौन सा तत्व, तो बेटे शिक्षित जो है वो समाचार का तत्व नहीं है, पाठक वर्ग भी समाचार का तत्व है, प्रभाव भी और टकराव भी। जी, बढ़ते हैं आगे, फटाफट चलते हैं बेटे। चलो भाई आगे। निम्न में से कौन सा सिद्धांत संपादन का नहीं है? वस्तुपरकता, पाठक संतुलन या स्रोत। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो सिद्धांत संपादन का जो नहीं है वो बेटे पाठक संपादन का सिद्धांत नहीं है, बाकी ये संपादन से जुड़े हुए हैं भी तीनों। अरे चले आगे बढ़ते बेटे। यस, समाचार पत्र के स्रोत सिद्धांत में प्रयोग किए जाने वाले पीटीआई किसकी ओर संकेत करते हैं? यह समाचार पत्र की भाषा होती है जिसका प्रयोग वह पाठकों के लिए करता है। यह पत्रकार की भाषा है जिसका प्रयोग वह स्रोत के से खबर लेने के समय करता है। इसका मतलब पब्लिक ट्रस्ट इंस्टीट्यूट है। इसका मतलब पब्लिक ट्रांसलेट इन्वेस्टिगेशन ऑफ
जो एक स्रोत है। तो बेटे समाचार पत्र में जो प्रयोग होता है पीटीआई, उसका मतलब होता है बेटे यह पत्रकार की भाषा है। पत्रकार अपनी भाषा में प्रश्न पूछता है, जिसका प्रयोग वह स्रोत खबर लेने के लिए करता है। जब वो संवाददाता वहां से खबर लेता है तो उसकी जो भाषा होती है वो अलग तरह की भाषा होती है, तो वो बेटा पीटीआई के नाम से जानी जाती है। याद रखना है इस बात को। बढ़ते हैं भाई आगे, चलो भाई। किस एक सिद्धांत से समाचार पत्र सामान्य से विशिष्ट बन जाता है? वह सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? कोई एक सिद्धांत है जिसके कारण जो समाचार पत्र वो सामान्य से और समाचार बन जाता है। तथ्यों की शुद्धता, स्रोत, संतुलन या निष्पक्षता। तो बेटे यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका स्रोत। वो स्रोत जो होता है उस खबर का वो सच होना चाहिए, वहीं से वो फिर खबर बन जाती है भाई। बी, समाचार पत्र का कौन सा पृष्ठ सबसे महत्वपूर्ण होता है? ए मुख्य पृष्ठ, बी खेल पृष्ठ, सी संपादक पृष्ठ, डी आर्थिक पृष्ठ। तो बेटे ये संपादक जो पृष्ठ है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है आपके समाचार पत्र का। मेन है बेटा, ये रीड है इसकी जी। समाचार पत्र में सबसे ज्यादा प्रभाव होता है फोटो, भाषा, खेल संबंधी खबर, रिश्ते संबंधी। तो सबसे ज्यादा समाचार पत्र में फोटो का प्रभाव होता है। फोटो चित्र देख के दुनिया उससे काफी कुछ सीखती है और लंबे समय तक वो उनके मानसिक पटल पर छपा रहता है या अंकित रहता है भाई। चलो भी आगे। कार्टून कोना का प्रयोग समाचार पत्र के किस पृष्ठ पर किया जाता है? संपादकीय पृष्ठ पर, खेल पृष्ठ पर, अंतरराष्ट्रीय पृष्ठ पर या मुख्य पृष्ठ पर? तो बेटा जो कार्टून कोना होता है वो आपका मुख्य पृष्ठ पर आता है। बढ़ते हैं आगे। कौन सी पत्रकार की बैसाखी नहीं है? सच्चाई, राजनीति, निष्पक्षता, संतुलन। तो बेटा पत्रकार की बैसाखी राजनीति नहीं है, बाकी ये पत्रकार की बैसाखियां हैं जिनके सारे अच्छा पत्रकार बनता है। वॉचडॉग पत्रकारिता का प्रमुख उत्तरदायित्व है छानबीन करना, सरकार के कामकाज पर नजर रखना, किसी मुद्दे पर जनमत संग्रह करना, विज्ञापन पर जोर देना। तो बेटे वॉचडॉग जो पत्रिका है उसका काम है सरकार के कामकाज पर नजर रखना। भी सरकार के कामकाज पर नजर रखना। बढ़ते हैं आगे। वैकल्पिक पत्रकारिता किस पर निर्भर होती है? पूंजीपतियों पर, विज्ञापन पर, सरकार के समर्थन पर, पाठकों के सहयोग पर। तो बेटे ये पाठकों के सहयोग पर, क्योंकि वैकल्पिक अगर कोई पत्रकारिता निकालता है तो उसमें पाठकों का सहयोग, पाठक उसको ज्यादा पढ़ेंगे, उस पर उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे तो ही वो चल पाएगी, नहीं तो नहीं चल पाएगी जी। आगे चलिए। विशेषकृत पत्रकारिता की क्या विशेषता है? संपादक का प्रमुख रोल होता है, विज्ञापन पर विशेष योगदान होता है, विशेषज्ञ का विशेष योगदान होता है, सरकार का विशेष योगदान होता है। तो बेटा ये विशेष का विशेष योगदान होता है, क्योंकि जो पत्रकारिता विशेषकृत है अर्थात स्पेशल, किसी फील्ड से जुड़ी हुई पत्रकारिता है, जैसे वो खेल से है या नारी से है, राजनीति से है, तो विशेषज्ञ का विश्लेषण होगा तभी बेटा जाके वो पत्रकारिता किसी फील्ड में महारत हासिल करेगी। उसको उस फील्ड की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशलिस्ट होना चाहिए उस फील्ड का। पीत पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता किसको प्रस्तुत करती है? सरकारी संबंधी कार्यक्रम को प्रस्तुत करना, खेल संबंधी समाचार पत्र प्रस्तुत करना, तेल तिलहन संबंधी समाचार पत्र प्रस्तुत करना, सनसनीखेज समाचार पत्र प्रस्तुत करना। तो बेटा इसका काम है, पीत पत्रिका का सनसनीखेज समाचार पत्र प्रस्तुत करती है। डी उत्तर है भाई। प्यारे बच्चों इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, पक्के हो जाएंगे ये, क्योंकि पेपर आएगा यहाँ से। खबर लेखक तथ्यों को बदल नहीं सकता। खबर लेखक तथ्यों को बदल नहीं सकता। भी खबर जो लिखता है, जो रचनाकार है खबर लिखता है, तथ्यों को बदल नहीं सकता, तथ्यों की असलियत खोल देता है, तथ्यों में क्या सच्चाई ये खोल देता है। कथन किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का, महादेव वर्मा का, अजय का या फिर रघुवीर शाहे का? तो बेटे ये जो कथन है प्यारे बच्चों ये रघुवीर शाहे जी का है। बहुत बढ़िया है, पत्रकार भी थे बेटा ये जी। आगे चलिए। टीवी पर समाचार देखने से किस प्रकार का एहसास होता है? रुक कर सोचने की संतुष्टि होती है, और किसी माध्यम में इतने स्वतंत्र नहीं होते, सूचनाओं का विशाल भंडार है,
खबर की जीवंतता का एहसास होता है। तो बेटा यहाँ से खबर की जीवंतता का एहसास होता है, क्योंकि वो हमारी आंखों के सामने चल रहा होता तो ऐसा लग रहा है जैसे ये हमारी आंखों के आगे ही घटित हुआ है। तो बेटा डी उत्तर प्यारे बच्चों इसका। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला है मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ। जो पहले बेटे प्रिंटिंग लगी किस देश में, जर्मनी, चीन, भारत या फिर अमेरिका। तो बेटे मुद्रण चीन में हुआ बेटा, मुद्रण की शुरुआत भी चीन में हुई भाई जी। कागज का आविष्कार भी चीन में हुआ। आधुनिक मुद्रण का प्रचलन किस देश में हुआ। अब जो नया मुद्रण है इसका प्रचलन किस देश में हुआ। तो प्यारे बच्चों चीन, जर्मन, स्पेन और फिर जापान। तो बेटे जर्मन में हुआ था। प्यारे बच्चों आधुनिक जो मुद्रण है इसका प्रचलन जो है वो जर्मन में हुआ भाई, जर्मन में हुआ प्यारे बच्चों। देखिएगा अगर आता है मुद्रण का प्रचलन तो आएगा चीन, आधुनिक मुद्रण का प्रचलन आ जाता है प्यारे बच्चों तो करना हमें जर्मनी भाई। गुटेनबर्ग जो टाइपराइटर बनाया जिसने जी। रेडियो मुख्य रूप से है जी, रेडियो मुख्य रूप से क्या है, एक रेखीय माध्यम है, द्विरेखीय माध्यम है, त्रिरेखीय माध्यम है, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा रेडियो एक रेखीय माध्यम है, अर्थात वहां खबरों को केवल सुनाया जाता है। देखिएगा जो सुनाया जाता है वो एक रेखीय माध्यम होता है, सुनाया और बोला जाता है वो सुनाया और दिखाया जाता है वो बेटा द्विरेखीय होता है। तो रेडियो में केवल खबर हम सुनते सुनते हम देख नहीं पाते, इसलिए ये एक रेखीय माध्यम है बेटा जी, इस चीज का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, भारत में पहला छापा खाना कब खुला। 1498, 1556, 1526, 1761। तो बेटे भारत में 1556 में पानीपत का जब दूसरा युद्ध लड़ा गया तो याद रखना उसी समय छापा जो है छापे खाने की भारत में हुई शुरुआत प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं आगे, इंटरनेट पर सूचनाओं का जो भंडार है वह है अंत्य क्रियात्मक, क्रियात्मक, एक क्रियात्मक, कोई भी नहीं। तो बेटा इंटरनेट पे जो हमें सूचनाएं हैं वो अंत क्रियात्मक है। इंटरनेट का काम है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना। इंटरनेट एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ती है, इसी तरह इंटरनेट एक स्रोत को दूसरे स्रोत से जोड़ती है, जोड़ने का जाल ही इंटरनेट है। अतः ये अंत्य क्रियात्मक है। हाँ जी जुड़े हुए हैं बेटा ये, तो ए बिल्कुल ए भाई। रेडियो और दूरदर्शन में समाचारों के अंतर्गत किस प्रकार के पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। जी प्यारे बच्चों समाचार में एक पिरामिड का प्रयोग किया जाता है, वो उल्टा पिरामिड होता है। उल्टा पिरामिड जैसे देखो आप बनाते हैं सीधा पिरामिड, सीधा पिरामिड बनाते हैं आप, लेकिन समाचार में उल्टा पिरामिड बनाता है। जैसे इसमें क्या होता है जी, उल्टा पिरामिड में क्या होता है पहले मुख्य बात आती है और फिर धीरे 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 वैसी। तो बेटा उल्टा पिरामिड शैली का, सीधा पिरामिड शैली का, दोनों का किसी का नहीं। तो बेटा रेडियो हो या दूरदर्शन हो इसमें पहले मुख्य खबर उसके बाद हल्की हल्की खबरें सुनाई जाती। कहते हैं ना पहले आज के मुख्य समाचार, आपको कोई बोलता है टीवी पे या रेडियो पे नमस्कार और सुनिए आज के मुख्य समाचार, तो मुख्य चीज पहले अर्थात बड़ी चीज पहले, मुख्य जो खबर है वो पहले, फिर धीरे धीरे छोटी। तो इसको बेटा उल्टा पिरामिड बोला जाता है, इस चीज का ध्यान रखना है भाई। बढ़ते हैं आगे, उल्टा पिरामिड को कितने भागों में विभाजित कर रखा है, विभाजित कर रखा है बेटे। तो उल्टा जो पिरामिड है उसको ए 5, बी 3 और सी 4 और डी 2। तो बेटा इसको प्यारे बच्चों तीन भागों में विभाजित कर रखा है जी। खबर का मुखौटा, खबर का विश्लेषण और खबर की पुनरावृत्ति। तो बेटा ये तीन भाग होते हैं उल्टा पिरामिड के, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, खबर में खबर के मूल तत्व को किस में रखा जाता है। खबर में खबर के मूल तत्व को बॉडी में, इंट्रो में, समापन में, इनमें से कोई नहीं। मैंने पहले ही बताया बेटा आपको इंट्रो में। तो जो इंट्रो होता है उसमें खबर का जो मूल अंश है वो इंट्रो में, अर्थात देखो इंट्रोडक्शन देते हैं खबर का कि ये खबर है तो उसको इंट्रो में रखते हैं, जो मूल बात होती है, मेन बात होती है भाई जी। बढ़ते हैं आगे, खबर को घटते क्रम में महत्व के अनुसार किस हिस्से में रखा जाता है, बॉडी में, इंट्रो में, समापन में या महत्वचारी में।
तो बेटे यहां आएगा आपका इन जी खबर, देखिएगा फिर सुनिएगा एक बार ध्यान से। खबर को घटते क्रम में महत्व के अनुसार किस क्रम में, तो बॉडी में। घटते क्रम की अगर बात आए तो बेटे बॉडी में रखी जाती खबर जी, बॉडी में। इंट्रो मुख्य है, उसके बाद बॉडी और फिर समापन जी। इंट्रो जी बॉडी और फिर समापन, ये बन जाएगा आपका उल्टा पिरामिड भाई। बढ़ते बेटे आगे, थोड़ा स्पीड ज़्यादा है क्योंकि आप लोगों के पास समय कम है, 17 तारीख को ये एग्जाम है आपका, इसीलिए बेटे स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है। खबर के समापन में निष्कर्ष निकालना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, कोई आवश्यक नहीं है, प्रभावशाली माना जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो बेटे देखिएगा ध्यान से, कोई आवश्यक नहीं, क्योंकि खबर जो शुरू होती है तो मुख्य है उसके बारे में बता दिया जाता है, बीच में डिटेल से बता दिया जाता है, तो समापन में खबर का निष्कर्ष नहीं निकलता, जबकि कहानी का जो निष्कर्ष है या क्लाइमेंट है वो लास्ट में निकलता है, खबर का निष्कर्ष पहले निकलता है, इसीलिए इसको उल्टा पिरामिड बोलते। बेटे ध्यान रखना इस बात का जी। चलिए आगे, ऐसा माना जाता है कि कहानी का जैसे क्लाइमैक्स अंत होता है वैसे ही खबर का क्लाइमैक्स अंत होता है, क्या यह उपयुक्त है? नहीं, हाँ, कुछ कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। नहीं भाई, जिस तरह से कहानी का क्लाइमैक्स होता है वैसे ही खबर का क्लाइमैक्स नहीं होता। अभी बताया था मैंने, खबर का क्लाइमैक्स मतलब अंत नहीं है, वैसा प्रभावशाली माना जाता। रेडियो की खबरें केवल सुनी जाती हैं, तो इसमें लेखन की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। लेखन शुद्धता की कोई आवश्यकता नहीं है। उपयुक्त दोनों कथन सही है, उपयुक्त दोनों कथन गलत हैं भी, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लिखे हुए को ही खबरों में पढ़ा जाता है। बेटे जो आपके सामने जो आपके बेटा जो एंकर हैं या जो खबर पढ़ते हैं, ये कह सकते हैं, तो वो सामने लिखे हुए कोई अगर लिखी गलत दिया तो गलत पढ़ेगा उसको और गलत ही बोलेगा, इसीलिए बेटे लेखन पर बिल्कुल ध्यान दिया जाता है। इसी तरह क्वेश्चन आपसे गलती करा लेंगे जी। एंकर शब्द का समाचार की दुनिया में क्या अर्थ माना जाता है? खबर देने वाला, खबर पढ़ने वाला, खबर लाने वाला, खबर को छापने वाला। तो बेटा जो एंकर हैं वो खबर पढ़ने वाले हैं, चाहे वो टीवी पे हो चाहे रेडियो पे हो, बेटे ध्यान देना है। बढ़ते हैं थोड़ा आगे। फ्लैक्स न्यूज से क्या तात्पर्य है? सर्वप्रथम जब कोई बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। बी एंकर द्वारा खबर का विस्तार करना। सी रिपोर्टर द्वारा खबर पहुंचाना। डी है घटना स्थल से सीधा प्रसारण। तो बेटा देखिएगा, फ्लैक्स न्यूज जी सर्वप्रथम जब कोई बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, जैसे यहाँ खबर चल रही थी तो आता है बीच बीच में, देखिए देखिए वहाँ घटना घट गई, तो उसको फ्लैक्स, जैसे फ्लैक्स मारते हैं, फ्लैक्स न्यूज, फ्लैक्स बार बार ऐसे दिखाते हैं, ये देखिए ये हो रहा ये हो रहा, उसको फ्लैक्स। तो सबसे पहले जब कोई बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाई जाती है तो फ्लैक्स के माध्यम से, ये जी ये। तो बेटे ए बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ड्राई एंकर में पाया जाता है रिपोर्टर द्वारा घटना स्तर पर रहकर फोनों द्वारा खबर पहुंचाना। इनमें बिना दर्शक के खबर दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, जिसे रिपोर्टर एंकर तक पहुंचाता है। इसमें घटनास्थल के दृश्य श्रोताओं तक पहुंचाए जाते हैं। इसमें घटनास्थल से सीधा प्रसारण। तो बेटा इसमें बिना दर्शक के जब दर्शकों तक बेटे खबर पहुंचाई जाती है और रिपोर्टर पहुंचाता है एंकर के पास और एंकर पहुंचाता है सीधा ही। कहते हैं ना, वहाँ हमारे जब एंकर खबर पढ़ता है या आप सुन रहे हैं तो कहता है कि वहाँ से हमारे संवाददाता ने रिपोर्ट ली, तो फोन से कनेक्ट हो जाता है। तो वो बगैर जब चित्र के बेटे खबर दिखाता है, संवाददाता जब उसको एंकर को देता, एंकर जो है हमें सुनाता, तो उसको ड्राई बोलते बेटे, ड्राई एंकर जी। इस चीज़ का ध्यान रखना है बेटे। क्वेश्चन अच्छे बनाने की कोशिश की है ताकि पेपर में आपका बेनिफिट हो सके जी। बड़ी आगे, फोन इन वन का टीवी खबर में क्या महत्व है? फोन इन वन का टीवी खबर में क्या महत्व है? रिपोर्टर द्वारा घटनास्थल पर रहकर फोन द्वारा खबर पहुंचाना। इसमें घटनास्थल के दृश्यों खबर के साथ दर्शकों तक पहुंचाए जाते हैं। सी केवल घटनास्थल के दृश्य श्रोताओं तक पहुंचाए जाते हैं। इसमें खबर को तत्काल दर्शकों तक पहुंचाना होता है। तो बेटे ये फोन इन में जी रिपोर्टर द्वारा घटनास्थल पर रहकर फोन द्वारा खबर पहुंचाई जाती है, तो फोन के माध्यम से वो खबर पहुंचाता है जी। बढ़ते हैं आगे। एंकर विजुअल में टीवी खबर में अक्सर होता है। एंकर विजुअल में टीवी खबर में अक्सर होता है।
ए जबकि खबर के घटनास्थल के दृश्य प्राप्त होते हैं तथा उनके साथ वाक्यों को पढ़ा जाता है। बी यह खबर से अपना संबंध नहीं रखता। सी केवल खबर को दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। डी खबर संबंधी घटना कहां पर घटी है बताया जाता है। तो बेटे इसका हो जाएगा आपका ए। देखिए जब खबर के घटनास्थल के दृश्य प्राप्त होते हैं तथा उनके साथ साथ दृश्य दिखाता है और एंकर बोलता भी है कि ये हुआ। विजुअल देखिएगा, ऑडियो होता है सुनना, ऑडियो होता है सुनना, विजुअल होता है देखना। तो बेटे दृश्य दिखाए जाते हैं और एंकर साथ साथ बोलता रहता है, तो उसको बोलते हैं एंकर विजुअल टीवी जी। चले आगे। एंकर बाइट का टीवी समाचार की दुनिया में क्या महत्व है। एंकर बाइट भाई का टीवी समाचार की दुनिया में क्या महत्व है। ए बोलने वाला जब अपना कथन बोलता जाता है तो एंकर बाइट ही होता है। बी किसी भी खबर की पुष्टि के लिए एंकर द्वारा बाइट को दिखाया जाता है और प्रामाणिक किया जाता है। सी इसमें घटना का लाइव प्रसारण किया जाता है। डी भाई इसमें एंकर केवल खबर के विषय में दर्शकों को बताता है। तो बेटा इसका बी है, किसी भी खबर की पुष्टि के लिए एंकर द्वारा बाइट को दिखाया जाता है और प्रमाणित किया जाता है। एंकर उस बाइट को दिखाता है और प्रमाण करता है भी ये बिल्कुल सच है क्योंकि वहाँ हमारा संवाददाता लाइव गया था। हाँ जी, अपनी जान जोखिम में डाल के, जैसे ईरान इराक में हुआ था भी। हाँ जी, टीवी पर जब कोई लाइव खबर चलाई जाती है तो उसमें होता है ए इसमें खबर से संबंधित आंकड़े एकत्रित करके दर्शकों को दिखाए जाते हैं। बी इसमें दर्शकों को बताया जाता है घटना कहाँ कब और कैसे घटी। सी इसमें किसी घटना संबंधी दृश्य दिखाए जाते हैं। डी है बेटा इसमें घटनास्थल से टीवी पर सीधा प्रसारण होता है। जी लाइव का मतलब होता है लाइव टेलीकास्ट, आपने सुना भी होगा। तो जहाँ पर घटना घटी उस घटना का टीवी पर सीधा प्रसारण करता है, इसलिए इसको टीवी लाइव बोलते हैं भाई। डी हो जाएगा प्यारे बच्चे इसका। बड़ी आगे। एंकर पैकेज क्या है। इसमें किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसमें किसी समाज का पैकेज बना होता है। इसमें टीवी संवाददाता की आय का पैकेज होता है। इसमें किसी राजनीतिक पार्टी के प्रचार का पैकेज बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों नाम से पता है एंकर पैकेज। तो एंकर जो पैकेज है इसमें किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। कभी यहाँ एंकर की आपके सामने जैसे जी सविता सिंह है या फिर सुधीर चौधरी है, उनका पैकेज बताने लग जाओ, ऐसा नहीं है। इसमें किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत किया जाता है जिसको एंकर पैकेज बोला जाता है जी। टीवी चैनलों पर जो खबर प्रसारित की जाती है उनके कितने चरण होते हैं। ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो बेटे देखिएगा जो टीवी चैनल पर तो बेटा उसके 7 चरण होते हैं। वो खबर 7 चरणों में होके जी 7 चरणों में होके प्यारे बच्चों तब जाके दर्शकों तक आती है। वो 7 चरणों से गुजरती है। संवाददाता लाता है, काट छाट करता है, द्वारपाल करते हैं, उसमें बेटे बहुत सारे हैं। 7 चरण है भैया। कौन सा टीवी चैनल का चरण नहीं है। संवाददाता, ड्राई एंकर, एंकर पैकेज या फिर वही एंकर बाइट। बेटे ये तो देखते ही ठीक होना चाहिए कि संवाददाता है वो टीवी चैनल का चरण नहीं, क्योंकि संवाददाता दूर रहता है। ये सारे के सारे टीवी चैनल से जुड़े हैं भाई। वो बाहर से खबर लाता संवाददाता और ले आके दे देता उनको, बस भाई जी। 45। तो प्यारे बच्चों आज पत्रकारिता की दृष्टि से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट कौन सी है। जी न्यूज़, बीबीसी, स्टार न्यूज़, हरित न्यूज़। तो बेटे पत्रकारिता की अगर बात करें तो बीबीसी भाई सबसे ज़्यादा है। अभी चर्चा में भी रहा है तो क्वेश्चन बनेगा बीबीसी। मोदी जी के ऊपर मूवी बनाई और काफ़ी हंगामा हुआ भाई। ये इंग्लैंड का चैनल है आपका। बड़ी आगे। हिंदी वेब पत्रकारिता आज अपनी किस अवस्था में है। शैशव अवस्था में, किशोर अवस्था में, वयस्क अवस्था में या दीर्घ अवस्था में। तो बेटे आज भी हमारी पत्रकारिता शैशव अवस्था में ही है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो शैशव काल में भाई प्यारे बच्चों ऐसे ध्यान रखना हमें। आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक टूल अर्थात औजार है। इंटरनेट दूसरा टीवी ही है। इंटरनेट तो कंप्यूटर ही है। इंटरनेट एक संसार है। तो बेटा इंटरनेट एक, हाँ जी प्यारे बच्चों, इस दृष्टि से इंटरनेट एक टूल है जिसमें सारी चीजें जुड़ी हुई है, अर्थात एक औजार है जो विभिन्न उनको जोड़ के रखता है। टूल है भाई ये जी। 48 पे ये टेली प्रिंटर पर 1 मिनट में कितने शब्द एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? 280 शब्द, 80 शब्द, 800 शब्द या 1024? ध्यान रखना बेटे, ऐसे आंकड़ों वाले बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। 80 शब्द बेटे, ऐसे आंकड़ों वाले आएंगे। टेली प्रिंटर पर 1 मिनट में 80 शब्द एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। आगे चलते हैं। आज इंटरनेट पर 1 सेकंड में कितने शब्द एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं? वो टेली प्रिंटर पर था, अब इंटरनेट की बात करते हैं। 70 शब्द, 700 शब्द, 7000 शब्द या फिर 70,000 शब्द? तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 70,000 शब्द 1 सेकंड में इंटरनेट से दूसरी जगह भेजे जाते हैं बेटा, 1 सेकंड में। ये चीजें जरूर नोट होनी चाहिए। 1 किलोबाइट में कितने शब्द होते हैं? 1 किलोबाइट में प्यारे बच्चों 70,000, 7,700 या फिर 70। तो बेटे 70,000 शब्द होते हैं 1 किलोबाइट में, जो 1 सेकंड में दूसरी जगह भेज देता है इंटरनेट भी। इस चीज को ध्यान रखना भी बेटे, आंकड़ों वाले बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे आप। इन क्वेश्चंस को तो आप 2 बार 3 बार सुन लेना, प्लीज ध्यान से देखना वीडियो को। बार बार मैं यही बोल रहा हूं। समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं? दुनिया जानती है समाचार लेखन के बेटे कितने ककार होते हैं? 6 ककार हैं बेटे। हाँ जी, कौन, कब, कहाँ, कैसे जी। तो 6 ककार हैं बेटे समाचार लेखन के, याद रखना इसको। निम्न को क्रम से लगाइए। कहाँ, ये जी ककार आ गए, 6 के 6 ककार हैं। कहाँ, क्या, कैसे, कब, क्यों। बी है क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, कब, कौन, कब। सी है कब, क्या, कौन, कहाँ, क्यों, कैसे। डी क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे। तो प्यारे बच्चों इसका जो है वो डी है। क्या घटा, क्या घटना घटी, कौन घटना इसको अंजाम देने वाला था, कहाँ पर घटी है, कब घटी है, क्यों घटी, घटाई कैसे। जब ये अभी थोड़ी देर पहले रेडियो मिर्ची वालों ने चलाया था, अभी लास्ट वीक ही चला था कि रेडियो मिर्ची पर जो सरदा के जो 36 टुकड़े करे वो कैसे कैसे करे कि ये उचित है या नहीं, तो पूरा उसके बारे में बताया जाता, कैसे 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 अंजाम दिया। तो बेटे डी क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे जी। डी वही। समाचार इंट्रो में कौन से ककारों का प्रयोग किया जाता है? समाचार इंट्रो में अर्थात जी। तो बेटे ए क्या, कौन, कहाँ, कब। बी क्यों, कैसे, कहाँ, कब। सी कब, कैसे, कौन, क्यों। सी किसके, क्यों, कैसे, कहाँ। तो बेटे समाचार इंट्रो में पूछ रहा है, तो बेटे समाचार इंट्रो में आएगा क्या, कौन, कहाँ, कब। तो ये अंदर जी। अब देखिएगा पहला है क्या, कौन, कहाँ, कब, ये समाचार इंट्रो के ककार हैं। अब 2 ककार और बच गए आपके, वो किसके हैं जी, लीजिए। हाँ जी, तो ये समाचार इंट्रो के थे, अब समाचार बॉडी के हैं भाई। तो बेटे 6 उसके थे, 4 उसके थे, 6 ककार हैं टोटल, 4 हैं समाचार इंट्रो के, 2 है समाचार बॉडी के जी। 2, 3, 4, 6 मैंने उत्तर वैसे भी बता दिया आपको, और वैसे भी आपको याद होना चाहिए बेटे। समाचार बॉडी में 2 होते हैं और इंट्रो में मेरे प्यारे बच्चों 4 होते हैं जी। बढ़िया, आगे चल भाई। किन ककारों का प्रयोग विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर आधारित है? क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, कैसे, कौन, कब, क्यों। तो देखिए बेटे अब कह रहा है किसका प्रयोग, किस ककार का, विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक। तो बेटा क्यों और कैसे, इसमें पूरा विवरण आएगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो इसमें पूरा पूरा विवरण आएगा। क्यों, कैसे, पूरा विवरण भाई। घटना, क्या घटना है, कैसे कैसे घटी हुई जी। जी प्यारे बच्चों पूरा बताया जाएगा इनमें जी। आगे बढ़िए। कौन सी विशेषता फीचर की नहीं है जी? फीचर की विशेषता कौन सी नहीं है? फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और अनिष्ट लेखन होता है।
फीचर का उद्देश्य मुख्य रूप से पाठकों का मनोरंजन करना तथा उन्हें शिक्षित करना होता है। फीचर की समाचार की तरह तत्काल पाठकों को अवगत कराती है। फीचर में लेखक अपनी राय, दृष्टिकोण या भावनाएं जाहिर कर सकता है। जी सी, इसमें ये तुरंत नहीं भी फीचर का मैं पहले फीचर लिखी जाती है, उसकी पटकथा बाद में पाठकों को अवगत कराया जाता है और इसमें अपनी राय दे सकता है जो लेखक है, जबकि समाचार में उसकी अपनी राय नहीं चलेगी, जो समाचार है वही रहेगा, अपनी राय नहीं दे सकते हम। जी, फीचर भी समाचार की तरह तत्काल पाठकों को अवगत कराती है, ये गलत है भाई। समय लगता है फीचर लिखने में, तत्काल नहीं। खबर तो तुरंत, जितनी जल्दी दी जाए उतनी अच्छी मानी जाती है। कौन सी विशेषता फीचर लेखन की नहीं है? फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं किया जाता। फीचर लेखन की शैली लगभग कथात्मक होती है। एक अच्छे फीचर में रोचकता के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का प्रयोग होता है। तो बेटा ऊपर वाले दो में से कोई एक, तो फीचर में उल्टा पिरामिड का प्रयोग नहीं किया जाता, ये एक कथा ही है और कथा में उल्टा पिरामिड नहीं आएगा। जी बी, ध्यान से करना बेटे, आगे बढ़िए। एक अच्छे एवं सफल साक्षात्कार के लिए कौन सा बिंदु आवश्यक नहीं है? साक्षात्कार बोले तो इंटरव्यू, और केबीएस में इंटरव्यू भी होगा। साक्षात बोले तो इंटरव्यू, बेटा जो आप इंटरव्यू देंगे तो उसमें ध्यान रखें। जिसका साक्षात्कार लेना है उसके बारे में प्राप्त जानकारी होनी चाहिए। एक अच्छे साक्षात्कार को वह प्रश्न पूछने चाहिए जो आम पाठक के मन में होते हैं। साक्षात्कार को रिकॉर्ड करना आवश्यक नहीं है। एक साक्षात्कार पर आलेख लिखा जाता है। तो यूं कह रहा है कि भी कौन सा बिंदु आवश्यक नहीं है, तो बेटा आपको इसमें नहीं वाला बताना है। तो बेटा सी, साक्षात्कार को रिकॉर्ड करना बिल्कुल आवश्यक है ताकि वो मुद्दा ना बने हुई कि मेरे साथ पार्शलिटी हुई है, तो रिकॉर्ड करेंगे अच्छा रहेगा वो। बढ़ते हैं आगे। मीडिया में बीट शब्द का क्या अर्थ है? समाचार की विशेषज्ञता में निपुणता, समाचार में प्रयोग की जाने वाली सामग्री, समाचार के संवाददाता के साथ रहने वाला, एक तरह के संवाददाता की खाने की सामग्री। तो बेटा मीडिया में जो बीट शब्द है बेटा, उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो बेटे उसका प्रयोग किया जाता है समाचार की विशेषज्ञता में निपुणता, कि समाचार की विशेषज्ञता में निपुण है नहीं, स्पेशलाइजेशन दिया जाता। कोई खेल संवाददाता होता है, कोई जी आर्थिक होता, तो वो उसमें बेटा उसमें बीट शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो स्पेशल है अपनी उसमें भी। चलिए, 10 लाख संगीन मेरे भीतर वह खूब पैदा नहीं कर सकते जो 3 अखबार कर देते हैं। कथन है हिटलर का, नेपोलियन का, मुसोलिन का या फिर गांधी जी का। प्यारे बच्चों, ये जो कथन है ना, ये नेपोलियन का है जी। नेपोलियन का कथन है कि संगीनों से डर नहीं लगता लेकिन अखबारों से डर लगता उसको भाई। आगे बढ़ते हैं। स्ववृत्त की भाषा शैली किस प्रकार की होनी चाहिए? बेटे आएगा आपका केवीएस इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो स्ववृत्त का मतलब होता है जो आप अपना बायोडाटा बनाते हैं, वो बायोडाटा ही संवृत्त होता है। मुहावरेदार भाषा, अलंकार युक्त भाषा, तत्सम शब्दावली, सरल एवं सीधी। तो बेटा संवृत्त की जो भाषा है, सब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं एक तरह से उसमें, तो सरल एवं सीधी भाषा हो, इनका प्रयोग ना करें जी। संवृत्त का मतलब होता है बायोडाटा, याद रखना इस बात को। आगे चलो भाई। संवृत्त में पृष्ठों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो एक अच्छा बायोडाटा जो है उसमें कितनी संख्या होनी चाहिए पेजों की? 1, 2, 3, 4, 5 से 7। तो बेटे एक अच्छा जो आपका बायोडाटा उसमें 2 से 3 पेज का होना चाहिए भाई वो जी, पूरी राम कथा नहीं होनी चाहिए उसमें। चल भी आगे। संवृत्त की तुलना किससे की जाती है? एक भाषा से, एक दूत से, एक चित्र से, एक व्यक्ति से। तो बेटा संवृत्त की जो तुलना है, संवृत्त की जो तुलना एक दूत से, कि वो जब आप किसी का बायोडाटा पढ़ते हैं तो उसने ये किया, तो एक तरह से उसकी सारी सूचना लगभग आपके पास उसके बायोडाटा के माध्यम से आ जाती है। तो बायोडाटा एक दूत का काम करता है कि जी उसने ये संदेश भेजा है। मेल कराते हैं ना बायोडाटा, आज मेल व्हाट्सएप। पेज 3 पत्रकारिता में शामिल नहीं है फैशन, अमीर लोगों की पार्टियां, सेलिब्रिटी की न्यूज,
या फिर खेल न्यूज़। पेज 3 की जो पत्रकारिता है उसमें खेल न्यूज़ शामिल नहीं है बेटा। उसका मतलब है फैशन के बारे में चर्चा करेंगे, अमीर लोगों की पार्टियों की चर्चा होगी, सेलिब्रिटी की अर्थात फिल्मी दुनिया या ये स्टार हैं जो प्लेयर्स हैं इनके बारे में। भारत में एफएम की शुरुआत कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे। यहाँ से ना रेडियो में क्रांति आई थी, न्यूज में क्रांति आई थी। तो भारत में एफएम की शुरुआत 1990, 1993, 1992, 1991। तो बेटे भारत में एफएम की शुरुआत प्यारे बच्चों 1993 में हुई थी। हाँ जी, चल भाई आगे। समाचार माध्यमों में डेडलाइन का मतलब होता है, समाचार माध्यमों में डेडलाइन का मतलब होता है खबर की शुरुआत, खबर का अंत, खबर प्रकाशित होने के लिए पहुंचने का जी समय, खबर प्रकाशित होने का तरीका। तो बेटे समाचार माध्यम में डेडलाइन का मतलब होता है बेटे जी खबर जो है वो जाती है, प्रकाशित होने का अंतिम जो समय है वो रखा जाता है। अभी खबर प्रकाशित होने का जी जो समय है उससे पहले वो छप जानी चाहिए भाई। आगे बढ़िए। पटकथा शब्द का अर्थ होता है एक राजा की कहानी, एक छोटी कहानी, एक रानी की कहानी, एक पर्दे की कहानी। तो बेटे पटकथा की बात आती है एक पर्दे की कहानी अर्थात जिस पर अभिनय किया जा सके, पर्दे पर जिसका अभिनय किया जा सके, इसलिए बेटे पट पर्दे की कथा जी। डायरी लेखन के लिए किस प्रकार की भाषा को उचित माना जाता है? परिष्कृत और मानक, स्वाभाविक, संस्कृतनिष्ठ, इनमें से कोई नहीं। स्वाभाविक जैसी उसको आती है, जो डायरी लिखता है उसकी अपनी जैसी भाषा उसी भाषा में लिखना उचित माना जाता है डायरी में। चलते हैं। एक अच्छा संवृत्त होता है, एक अच्छा बायोडाटा होता है लोहे के समान, चुंबक के समान, चांदी के समान, पत्थर के समान। चुंबक के समान एक अच्छा बायोडाटा जिसके भी सामने खुलता है वो अपनी तरफ उसको खींच लेता है कि भी मैं इसको बुलाऊं, मैं इसका इंटरव्यू लूं जी। हम भी ऐसा ही करते हैं। अगर संवर्त कमजोर होता तो उसका उम्मीदवार पर क्या प्रभाव पड़ता? उम्मीदवार कमजोर और असफल हो जाता, उम्मीदवार सफल हो जाता, उम्मीदवार की सफलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उम्मीदवार की सफलता पर कोई संबंध नहीं। बिल्कुल उसका उम्मीदवार जो है वो कमजोर पड़ जाता अगर बायोडाटा कमजोर है तो बेटा, और वो असफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलो भाई, संवर्त के कितने पक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5? बेटे संवर्त के पक्ष की अगर बात की जाए 2 पक्ष होते हैं। एक तो वो पक्ष होता है जो बेटे कैंडिडेट के बारे में, एक वो पक्ष होता है जिसके पास जाएगा। तो ये संवर्त है कैंडिडेट का, ये इंट्रोवर के पास जाएगा भी जी। तो 2 पक्ष होते हैं बेटे। चल भाई आगे। संवर्त की भाषा होनी चाहिए अलंकारिक भाषा, मुहावरेदार, सरल एवं सहज। तो बेटे सरल एवं सहज होनी चाहिए। दोबारा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। चलो भाई आगे जी। चलो भाई, संवर्त के पृष्ठों की संख्या 2 या 3 बेटे, 2 बार आ गया ये। संवर्त में नियोक्ता को क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए? नियोक्ता की दिलचस्पी का, नियोक्ता के व्यक्तित्व का, नियोक्ता के स्वभाव का, या नियोक्ता के पद का? तो बेटे जब आप संयोग लिखते हैं तो नियोक्ता की दिलचस्पी कि वो किस में दिलचस्पी, अर्थात उसने जो ऐड निकाली है तो किस प्रकार की वो चाह रहा है। जैसे नियोक्ता अर्थात जो आपको नियुक्त करेगा वो आपसे क्या चाह रहा है, तो आप वैसा ही संवर्त बनाएं कि जैसा वो चाह रहा वैसा ही दिखना चाहें, वही होता है संवर्त। अच्छा भाई चल भैया आगे चलो। औपचारिक पत्र में शीर्षक पर लिखा होता है, शीर्ष पर औपचारिक जो पत्र हैं अर्थात कार्यकाली जो पत्र, औपचारिक पत्र में शीर्ष पर संपादक का नाम, पुलिस कार्यालय का नाम, कार्यालय विभाग मंत्रालय का नाम, पता, शिक्षा अधिकारी का। बेटे ये आपसे पूछा जाएगा जो औपचारिक पत्र है उसमें कार्यालय विभाग या मंत्रालय का पता होता टॉप पर कि, और उसके बाद फिर आप भेज रहे हैं समाचार पत्र के संपादक को, पुलिस अधीक्षक को, जिसको भेज रहे हैं औपचारिक पत्र में। बेटे इस चीज का हमें ध्यान रखना। औपचारिक जिसमें सबका साझा होता है बेटे। पत्र पर फाइल संख्या लिखी जाती है बाईं ओर दाईं ओर दोनों ओर। बेटे पत्र पर जो फाइल जो संख्या लिखी जाती है प्यारे बच्चों इस चीज का हमें ध्यान रखना है, वो हमेशा जी बाईं ओर लिखी जाती है कि जी यहाँ कॉलम बना होता है उस पर फाइल संख्या लिखी जाती है, ये फाइल है भी। उसी के भी यहाँ पर फिर आपका निकलता हो
पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर होते हैं भविदीय के नीचे, भविदीय के ऊपर, भविदीय के बाएं ओर, भविदीय के दाएं ओर। ये क्वेश्चन है जो बेटे आपको परेशान करेंगे करेंगे। तो भविदीय के नीचे करने हैं, भेजने वाले के साइन का भी ऊपर मार दो आप भी। आगे से ध्यान रखना इस चीज का। मुख्यतः टिप्पणी का प्रयोग किया जाता है किसी भी विषय पर अपना मत देने के लिए, विचाराधीन पत्र के लिए राय देने के लिए, किसी आयोजन के कार्यक्रम के लिए, किसी विद्यालय के परिणाम के लिए। तो प्यारे बच्चों, मुख्यतः जो इसका प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है विचाराधीन पत्र को राय देने के लिए, कि आप अपनी राय दीजिए। विचाराधीन है, विचार में है जी, प्रोसेस। बड़ी आगे टिप्पणी मुख्यतः कितने स्तर पर लिखी जाती है? 2 स्तर पर, 3 स्तर पर, 4 स्तर पर, कोई सीमा नहीं बेटा। टिप्पणी जो है ना मुख्यतः मेरे प्यारे बच्चों 2 स्तर पर लिखी जाती है जी। बढ़ते हैं आगे। टिप्पणी होनी चाहिए संक्षिप्त एवं क्रमबद्ध, विस्तृत एवं क्रमबद्ध, व्याख्यात्मक एवं रचनात्मक, क्रियात्मक एवं प्रश्नात्मक। टिप्पणी ना बेटा ध्यान रखना है संक्षिप्त और क्रमबद्ध हो, छोटी हो और क्रम से लगाए जाएं एक एक वाक्य को जी। आगे बढ़ते हैं। टिप्पणी में व्यक्तिगत आपेक्ष या उपदेश का स्थान होता है। ए, टिप्पणी में व्यक्तिगत आपेक्ष या उपदेश का मुख्य स्थान होता है। टिप्पणी में व्यक्तिगत आपेक्ष या उपदेश का कोई स्थान नहीं होता। उसके बाद बेटे इसका स्थान नामात्र ही होता है। डी, टिप्पणी तो होती ही व्यक्तिगत उपदेश या आपेक्ष की है। तो बेटे इसमें टिप्पणी में व्यक्तिगत आपेक्ष या उपदेश का कोई स्थान नहीं होता भी। बी, ध्यान रखना इस चीज का, कभी आप कोई स्थान नहीं होता उसमें व्यक्तिगत, वो जनता को ध्यान में रखकर भी। आनुषंगिक टिप्पणी में, आनुषंगिक टिप्पणी में अधिकारी अपने अधीनस्थ की टिप्पणी को काट सकता है, बदल सकता है, हटा सकता है। ध्यान रखना बेटे आईएमपी, ये बहुत बार पूछा जाता है। आनुषंगिक जो टिप्पणी है उसमें कोई भी अधिकारी है, अगर उसके अंदर अधीनस्थ मतलब उसके अंडर में जो भी काम करता है, सपोज करो एक ऑफिसर है और उसके अंडर में कोई भी क्लर्क, अगर कोई भी क्लैरिकल स्टाफ है और वो काम करता है, तो प्यारे बच्चों उस अधिकारी को उसने जो टिप्पणी मार करके दे दी कि इसकी कमी है, तो वो काट नहीं सकता उसको, अधिकारी को ये अधिकार नहीं है। तो अधिकारी इसे काटने बदलने या हटाने का अधिकार है, अधिकारी के पास इसे काटने बदलने हटाने का अधिकार नहीं होता। बी भाई बिल्कुल नहीं होता बेटे, ध्यान रखना इस चीज का, बिल्कुल नहीं होता। अधिकारी के पास 50% अधिकार बिल्कुल नहीं होता बेटे। हाँ, वो क्योंकि उसने कोई डॉक्यूमेंट में कमी थी तभी वो रिमार्क दिया उसके ऊपर। चलिए आगे। आनुषंगिक टिप्पणी का आकार मुख्य टिप्पणी के आकार से बड़ा होता है, छोटा होता, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बेटे छोटा सा आकार होता है और कहते हैं रिमार्क डाल देते हैं इस चीज की कमी है, इसको पूरा करके ले आए नेक्स्ट टाइम। अर्ध सरकारी पत्र में अनौपचारिक का स्थान है? बिल्कुल नहीं होता है, कुछ कह नहीं सकते इनमें से कोई नहीं। तो बेटे जब अर्ध औपचारिक जो पत्र हैं तो प्यारे बच्चे उसमें होता है जी, होता है अनौपचारिक पत्र का स्थान, बिल्कुल होता भी। अर्ध सरकारी पत्र में भविदीय का प्रयोग होता है? नहीं होता, कुछ कह नहीं सकते इनमें से कोई नहीं। तो बेटे जो अर्ध सरकारी है उसमें भविदीय का प्रयोग नहीं होता, औपचारिक में होता, इस चीज का ध्यान रखना हमें। चलो भाई, अर्ध सरकारी पत्र में महोदय का प्रयोग होता है? ये भी नहीं होता भी, ध्यान रखना इसका भी नहीं होता जी। बढ़ते हैं आगे। सीधा ही बता रहा हूं मैं कि ताकि आपको गलती से भी गलती ना हो जी। अनुस्मारक का प्रयोग किया जाता है जब किसी पत्र का जवाब नहीं मिलता, हर एक स्थिति में किया जाता है, किसी भी स्थिति में नहीं किया जाता। डी बेटे इनमें से कोई नहीं, या हम नहीं जानते, डी तो यही कहता है। लेकिन जब किसी पत्र का जवाब नहीं मिलता तो हम अनुस्मारक का प्रयोग करते हैं, जैसे आरटीआई वगैरह लगाते हैं जी। क्यों नहीं आया? रेडियो नाटक में एक्शन की आवश्यकता पड़ती है, एक्शन के बिना कोई रेडियो नाटक नहीं बनते, एक्शन की जरूरत आवश्यकता अनुसार होती है। रेडियो नाटक में एक्शन नहीं हो सकता, एक्शन और रेडियो नाटक के बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों रेडियो नाटक में एक्शन नहीं होता क्योंकि वो सुनाया जाता, वहाँ एक्शन का पता ही नहीं चलता हमें, वो हमारा केवल वो श्रवण नाटक होते बेटा जिन्हें हम सुनते हैं। रेडियो नाटक की समयावधि कितनी होती है? जिस स्टैंडर्ड समयावधि बेटे कई बार पूछा जाता 30 से 40 मिनट,
40 से 60 मिनट, 15 से 30 मिनट, 1 घंटे से 1.5 घंटा। तो बेटा इसका जो स्टैंडर्ड टाइम है ना वो 15 से 30 मिनट का ही माना जाता है, क्योंकि ज़्यादा लंबा नाटक सुनते समय जो है श्रोता बोर हो जाते हैं। कौन सा कथन असत्य है? मंच नाटक में घटना स्तर सीमित होते हैं जबकि फिल्म में इसकी कोई सीमा नहीं है। असत्य बताना है, नाटक में पूरा दृश्य एक मंच पर मंचित किया जाता है जबकि फिल्म की शूटिंग अलग अलग जगह होती है। नाटक केवल एक रेखीय लीनियर है होते हैं और फिल्म भी एक रेखीय होती है। नाटक एक रेखीय होते, फिल्म के लिए यह आवश्यक नहीं है। तो असत्य चूज करना बेटा आपको। असत्य है बेटे, नाटक केवल एक रेखीय होते हैं और फिल्म भी एक रेखीय है। तो फिल्म एक रेखीय नहीं होती, उसमें आवाज के साथ साथ दिखाया भी जाता है। तो बेटे सी असत्य है। चलिए भी आगे, पटकथा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जी जो पटकथा है ना उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कहानी, ऑप्शन बी है स्टोरी और बेटे ऑप्शन डी है आपका ऑप्शन सी है शॉर्ट स्टोरी, ऑप्शन डी है स्क्रीन प्ले। तो बेटे आप क्या मानते हैं कि पटकथा को स्क्रीन प्ले बोलते हैं बेटे? इंग्लिश में स्क्रीन प्ले की जो स्क्रीन पे दिखाई जाएगी। जी आगे बढ़ते हैं। चल भाई, पटकथा के लिए सबसे आवश्यक क्या माना जाता है? पात्रों की संख्या, समयावधि, कथा, निर्देशन का तरीका। पटकथा ही होगी तो बेटे उसमें सबसे महत्वपूर्ण होती कथा। उसकी कथा कैसी, उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे सभी। जी बढ़ते हैं आगे। डायरी की भाषा होनी चाहिए संस्कृतनिष्ठ, इसमें उर्दू के शब्दाधिक हों, बेडोल अपने अनुसार, मानक या परिष्कृत। तो बेटे जो डायरी की जो भाषा है मैंने पहले भी बताया है, फिर आ गया बेडोल अपने अनुसार, जैसा जो लिखता है डायरी वैसे ही लिख दे। हाँ वो मैटर रखती, वो आपकी निजी संपत्ति है। हाँ जी वो निजी संपत्ति है तो ज़्यादा उसमें शुद्धता की जरूरत नहीं है। डायरी है एक प्रकार का व्यक्तिगत दस्तावेज, व्यक्तिगत था सामाजिक दस्तावेज, अब व्यक्ति का सर्वोत्तम माध्यम, एक प्रकार का संचार साधन। तो बेटा जो आपकी डायरी है वो एक प्रकार का आपका व्यक्तिगत दस्तावेज है खुद का। जी बढ़ते हैं आगे। एनी फ्रैंक कौन थी? जी एनी फ्रैंक मैं बता दूं एक बार, एनी फ्रैंक जर्मन में जो नाजीवादियों ने यहूदियों पर जो अत्याचार किए थे हिटलर एंड कंपनी ने, उन्हीं में एक लड़की थी जो यहूदी थी, जर्मन में रहती थी। जी एक नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक, एक यूरोप की साहित्यकार, एक किशोरी जिसने डायरी लिखी, सबसे कम उम्र में उपन्यास लिखने वाली। तो बेटा एक किशोरी थी ये जर्मन में जिसने डायरी लिखी थी बेटा, और उसी के नाम से सबसे पहली डायरी लिखने वाली छोटी लड़की एनी फ्रैंक के नाम से जाना जाता है। इसे यहूदी लड़की थी भाई। डायरी साहित्य किस विधा से संबंध सबसे नजदीक मानी जाती है? नाटक, संस्मरण, रिपोर्टाज या यात्रा वृत्तांत। तो बेटे डायरी सबसे अच्छे, सबसे जो निकट मानी जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है यात्रा वृत्तांत की, क्योंकि हम यात्रा पर डायरी लिखते हैं, हम अपने अनुभव लिखते हैं, ऐसा ऐसा रहा। जी तो यात्रा वृत्तांत की सबसे निकट होती है डायरी। चल भाई आगे। प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। संचार खत्म होने का मतलब है पढ़ाई खत्म होना, लिखना खत्म होना, मृत्यु होना। जी अगर संचार खत्म हो जाता है तो मृत्यु होने के बराबर माना जाता है, क्योंकि इंसान जब तक जिंदा रहता है वो सौपन में भी संचार करता रहता है, ऐसा माना जाता है। जी संचार एक प्रक्रिया है, कथन एक, संचार एक घटना है। कथन दो, देखिएगा ये कह रहा है संचार एक प्रक्रिया है, कथन एक, संचार एक घटना है। कथन दो, जी तो कथन दो सत्य है, कथन एक सत्य है। कथन सी ए और दो दोनों सत्य हैं। जी तो बेटे किस ऑप्शन को आप पसंद करेंगे? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, कथन एक सत्य है, संचार एक घटना है बेटे, संचार एक घटना है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। संचार के कितने तत्व होते हैं? ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। तो बेटे संचार के जो तत्व होते हैं वो 5 होते हैं बेटे, संचार के 5 तत्व होते हैं बेटे। बढ़ते हैं आगे। कौन सा संचार का तत्व नहीं है? फीडबैक, स्रोत, कंप्यूटर, प्राप्तकर्ता। तो बेटे संचार का जो तत्व नहीं हो कंप्यूटर नहीं है, ये संचार के तत्व हैं फीडबैक, स्रोत। जी बढ़ते हैं आगे।
कोई एक विशेषता निम्न में से प्राप्तकर्ता की नहीं है। अर्थात जब आप उसके पास संचार भेजते, अपना मैसेज भेजते हैं, तो जो प्राप्त करने वाला जिसके पास आप भेज रहे हैं, इनमें से कौन सी एक उसकी विशेषता नहीं है। प्राप्तकर्ता एक व्यक्ति होता है, प्राप्तकर्ता एक जनसमूह होता है, प्राप्तकर्ता एक संस्था होता है, प्राप्तकर्ता संदेश का अंतिम लक्ष्य नहीं होता। तो बेटे इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि प्राप्तकर्ता संदेश का अंतिम लक्ष्य नहीं होता भी जी, ये उसकी विशेषता नहीं है। समाचार में नॉइज शब्द का संबंध अर्थ के रूप में है। तो नॉइज का मतलब होता है बेटे शोर जी। समाचार में जब किसी प्रकार की बात आती है तो उसको नॉइज बोलते हैं। आप समाचार भेज रहे हो किसी के पास भी इंटरनेट के द्वारा किसी, तो ये जो बात आई जैसी भी, वो नॉइज बोलते हैं बेटा उसको, नॉइज। हाँ जी, ये है समाचार भेजने वाला, ये है समाचार प्राप्त करने वाला। इसके बीच में जो स्टेप होते हैं वो होता संचार के। हाँ जी, तो इसका नॉइज का मतलब होता है शोर भाई, ध्यान रखना इस चीज का। आजकल तो काफी प्रयोग हो रहा है कोरोना के बाद इसका। निम्नलिखित में से कौन सा संचार का प्रकार नहीं है। मौखिक संचार, पाशविक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार। तो बेटे कौन सा इसमें से संचार का प्रकार नहीं है। तो बेटे ये जो संचार का प्रकार है वो पाशविक नहीं है भाई जी। मौखिक भी होता संचार और आपस में बेटे एक दूसरे के साथ भी करते हैं और अपने आप से भी हम बातचीत करते रहते हैं जी। आगे बढ़ते हैं। कौन से संचार में फीडबैक तुरंत नहीं मिलता। जन संचार में, अंतर्वैयक्तिक संचार में, अंतर्वैयक्तिक संचार में, सांकेतिक। तो बेटा जी फीडबैक तुरंत नहीं मिलता, वो बेटा आपका रहेगा जन संचार में, ए में बेटे। इसमें जनता बेटे बाद में फीडबैक देती है आपके रुझान सुन के। किस संचार का क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। मौखिक जन संचार का, जन संचार का, अंतर्वैयक्तिक का, अंतर्वैयक्तिक का। तो बेटे जन संचार का जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है, इसमें भी जन संचार ही आएगा। बढ़ते हैं आगे। किस प्रकार के संचार को परोक्ष संचार कहा जाता है। सांकेतिक संचार को, समूह संचार को, जन संचार को, मौखिक संचार को। तो बेटे जन संचार को परोक्ष संचार कहा जाता है, जो बिल्कुल हाँ जी अप्रत्यक्ष होता है। ये संचार में सामग्री का चुनाव करने का कार्य किसका है। संचार में सामग्री का चुनाव सभी का, प्राप्तकर्ता का, स्रोत का, द्वारपाल का। तो द्वारपाल करते बेटे सामग्री का चुनाव कि कौन सी हमें छपवानी है कौन सी नहीं। इसको गेट कीपर बोलते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखना इस बात का। एजेंडा निर्धारित करने का कार्य किसका होता। प्राप्तकर्ता का, पाठक का, जन संचार का या नॉइज का। तो बेटा जो एजेंडा निर्धारित करता है वो जन संचार करता है कि क्या एजेंडा रहेगा जी। बढ़ते हैं आगे। भारत में सबसे पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है। तो बेटे भारत में सबसे पहला समाचार वाचक नारद जी को माना जाता है, जो भूलोक के समाचारों को देवलोक में पहुंचाता था। नारायण नारायण, ये वैसे भी याद रखना चाहिए। हाँ, चुगलखोरों को नारद मुनि की संज्ञा दी जाती है। निम्न में से कौन सा संचार का माध्यम है। सांग, गायन, कथावाचन और तमाशा। बेटे ये चारों ही संचारवाद का माध्यम है, अर्थात तो ऑप्शन ई बना लेना इसका बेटे। चारों संचार का माध्यम है, इनके द्वारा हम अपने मैसेज को भेज सकते हैं। वर्तमान संचार माध्यम में हम किसके ऋणी हैं। ऋषि मुनियों के, रेडियो के, पाश्चात्य के, महाभारत के। वर्तमान जो समाचार उसमें हम पाश्चात्य के ऋणी हैं भाई जी। पश्चिम में ये पहले प्रयोग हुआ, वैसे हमारे यहाँ नारद मुनि से शुरुआत हुई थी जी। कहानी की प्रामाणिकता के लिए क्या आवश्यक माना जाता। कथानक, पात्र, संवाद या देश काल। बेटे कहानी की जो कथा लिखी जाती है उसको अगर हम प्रामाणिक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए देश काल कि उस समय का वातावरण जो है उसकी सत्यता को प्रदर्शित करता है। जिस तरह से पृथ्वीराज राजसो समय काल के अनुसार मेल नहीं खा रहा था, इसलिए बेटे उसको असत्य में रखा गया। भी कहानी को आगे बढ़ाने का कार्य किसका होता। पात्रों का, दबंधव का, देशकाल का, पाठक का। कहानी पात्रों के द्वारा आगे बढ़ती है। पात्र इस कथा को यहाँ से शुरू करके लास्ट तक, एंड तक पहुँचाते हैं, जैसे मूवी में कोई भी एक्टर पहुँचाता है जी। अगर आप एक अच्छे कहानीकार बनना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कथानक बनाना, अच्छे लेखकों की कहानी पढ़ना, अभ्यास करना या फिर वातावरण। तो बेटे सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा। अच्छे लेखकों की कहानी पढ़नी पड़ेगी, फिर हम भी अच्छे लेखक बन जाएंगे। कोई भी चीज़ है उसको सिद्ध अच्छे कीजिएगा, अपने आप आ जाएगी।
कहानी का केंद्र बिंदु किसे माना जाता? कथानक को, संवाद को, पात्र को, वातावरण को। तो कहानी का जो केंद्र बिंदु हो कथा के इर्द गिर्द है बेटे, तो प्यारे बच्चों कथानक को ही माना जाता है जी। बढ़ते हैं आगे। नाटक लेखन के मूल विशेषता मानी जाती है मंच, समय का बंधन, कथानक या वातावरण। तो मूल विशेषता है जो बेटा नाटक लेखन की प्यारे बच्चों वो मानी जाती है आपका समय का बंधन, क्योंकि जी समय बंधन होना जरूरी है, नहीं इतना लंबा चलता रहे जो 10 दिन में भी खत्म ना हो। चल भाई आगे। नाटक के कितने अंग होते? 3, 4, 5, कोई नहीं। तो बेटे नाटक के अगर अंगों की बात की जाए, नाटक के 3 अंग होते हैं बेटे। बढ़ते हैं आगे। 3 अंक जी। आचार्य भरतमुनि ने नाटक के अंक का समय कितना मान्या भी? 40 मिनट, 48 मिनट, 30 मिनट या 25 मिनट। आचार्य भरतमुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नाटक के एक अंक का समय 48 मिनट मान्या भी। हाँ जी, पौने घंटे के आसपास। नाट्य शास्त्र में नाटक का शरीर किसे मान्या? शब्द को, मंच को, पात्र को या नाटककार को? तो बेटे शब्द को माना गया है, क्योंकि उस समय पे मंच वगैरह इतना आयोजित नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। नाटक का संवाद होना चाहिए चित्रण से संबंधित, क्रियात्मक, वर्णित या मुख्य। तो नाटक का जो संवाद होता है वो हमेशा प्यारे बच्चों जी क्रियात्मक होता है, एक्टिव रहता है उसमें पात्र भाई, नए नए वो लेके आता है ताकि दुनिया रुचि करके सुनती है। आधुनिक युग में किस प्रकार के नाटक ज़्यादा पसंद किए जाते हैं? सकारात्मक तत्व वाले, नकारात्मक, पुराण संबंधी, इतिहास संबंधी। आजकल जो नाटक वो पसंद किए जाते हैं नकारात्मक, क्योंकि उसमें अगर कोई विलन नहीं होगा तो नाटक में मज़ा नहीं आएगा। तो जितने भी आप टीवी पर धारावाहिक देख रहे हैं इसमें विलन की मुख्य भूमिका होती। कोई भी नाटक उठा के देखना आप, अनुपमा है, गुम है किसी के प्यार में, वो कितने भी उठा हुआ आप भाई, है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता, कोई भी उठा हुआ आप। क्या एक अच्छी कविता पाठक के मन में सवाल पैदा करती है? नहीं करती, करती है। ए और बी दोनों, और बेटे दोनों में से कोई नहीं। तो बेटे बिल्कुल पैदा करती है एक अच्छी कविता पाठक के मन में सवाल कि जी हाँ ऐसा क्यों हुआ जी। चलिए आगे। नाटक के लिए सबसे आवश्यक एवं सशक्त माध्यम किसे माना जाता है? ए पात्र को, बी वातावरण को, सी उद्देश्य को और डी संवाद को। बेटे नाटक में अगर संवाद नहीं हुआ तो नाटक 0 हो जाएगा। ये नाटक में आवश्यक संवाद माना जाता है। बोलने का तरीका ही नाटक को आगे लेके जाता है जी। कविता को इंद्रियों से पकड़ने में कौन सहायता करता? अलंकार, रस, ध्वनि या फिर छंद। अगर कविताओं को आप इंद्रियों से पकड़ना चाहते हैं तो फिर छंद और बिंब भाई, बिंब दिखाया जाता आप वैसे ही वो करते, छंद से आप उस भाव में खो जाते हैं जी। आइए आगे चलिए भाई। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण क्या है? छंद, अलंकार, शब्द या बिंब। कविता की जो अनजानी दुनिया बेटे उसका सबसे पहले जो उपकरण है वो शब्द है। शब्द से शुरू होती है, शब्द पे खत्म होती है कविता। आगे जी का कथन है ये। निम्न में कौन सा पत्रकारिता का पहलू नहीं है? समाचारों को संकलित करना, समाचारों को संपादन योग्य बनाना, समाचारों को छापना, समाचारों को पढ़ना तथा अपना मत देना। डी ये बेटे इसका मूल तत्व नहीं है और बाकी सारे हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए भी आगे। खबरें लाने का काम होता है जासूस का, संवाददाता का, संपादक का, नायक का। खबरें लाने का काम संवाददाता करते हैं, रिपोर्टर बोलते हैं बेटा अंग्रेजी में इसको। हाँ जी। छापने का काम संपादक। दुनिया में अखबारी पत्रकारिता का इतिहास कितना प्राचीन है? 1000 वर्ष प्राचीन, 400 वर्ष प्राचीन, 600 वर्ष प्राचीन या 10,000 वर्ष प्राचीन? तो दुनिया की बात करें, इंडिया की बात नहीं भी, दुनिया में है 400 वर्ष प्राचीन। इंडिया में पत्रकारिता छपने लगी थी भारतेंदु युग से, तो बेटे 150 वर्ष प्राचीन हमारे यहाँ भी हो गए, 150 ही हो गए। हाँ जी, 150 के आसपास चले गए हैं। भारतेंदु युग में पत्रिका छपने लगी थी भाई। हाँ जी। वैसे 1826 में जुगल किशोर ने उदंत मार्डंट छापा था बेटे। हाँ जी। भारत में पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ जी? 1826 आ ही गया अभी उदंत मार्डंट 1826 जी। आगे बढ़ते हैं जी। प्यारे बच्चों ध्यान दें, ऐसे पूछा जी, 1 मिनट, जैम सिक्की का था बेटे, सॉरी जैम सिक्की, ये हिंदी का है, ये हिंदी का है। जैम सिक्की ने निकाला था बेटे बंगाल गजट के नाम से 1780 में, याद रखना है जी। हिंदी पत्रकारिता के लिए किस विद्वान का नाम हमेशा आदर के साथ लिया जाएगा? राजा राम मोहन राय, जुगल किशोर, भारतेंदु। तो बेटा हिंदी में पत्रकारिता के ऋणी हैं हम भारतेंदु जी के भाई, जैम सिक्की का नहीं भी, हिंदी का जिक्र है।
हमारे देश को आज़ाद कराने में सबसे बड़ा योगदान है बेटे पत्रिकाओं का। पत्रिकाओं ने योगदान दिया। उस समय रेडियो और कंप्यूटर इतने चलन में नहीं थे, टीवी। स्वतंत्रता से पहले पत्रकारिता को क्या कहा जाता? व्यवसाय, मिशन, काफिला और जनून। तो स्वतंत्रता से पहले बेटे पत्रकारिता को मिशन का नाम दिया जाता था, मिशन भाई जी। आगे बढ़ते हैं। अरे आ जाना जल्दी। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, ऐसा माना जाता है कि आज़ादी के 2 दशक बाद तक पत्रकारिता ने अपनी भूमिका निभाई, एक व्यवसाय के रूप में, एक राष्ट्र निर्माण में, मिशन के रूप में। इनमें से कोई नहीं। आज़ादी के 2 दशक बाद तक पत्रकारिता राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाती रही बेटे, पहले मिशन के रूप में, और अब पत्रकारिता बन गई है एक व्यवसाय। रेडियो का आविष्कार करने वाले इटली के जी मार्कोनी को इसके लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? अभी तो रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था, इटली का वैज्ञानिक था। तो प्यारे बच्चों, इसका नोबेल पुरस्कार मिला बेटा 1909 में, 1936 में, 1914 में या फिर 1958 में। तो बेटा इस पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1909 में भाई, ध्यान रखना है ये जी। बढ़ते हैं आगे, चल भाई। हाँ जी, ऐसा माना जाता है कि आज़ादी के 2 दशक बाद तक पत्रकारिता ने अपनी, हो गया ये तो, चल भाई, रेडियो का ये भी हो गया जी। आइए आगे। भारत में विविध रूप से रेडियो की शुरुआत कब की गई? तो 1957, 1936, 1945, 1885। तो बेटे भारत में जो विविध रूप से रेडियो की शुरुआत हुई थी 1936 में हुई थी बेटे, इस चीज़ का हमें याद रखना है। आगे चल रही है भाई, आगे चलो। रेडियो को आकाशवाणी नाम कब मिला? 1936 आज़ादी के बाद, 1982 या फिर 1965। तो बेटे आज़ादी के बाद रेडियो को आकाशवाणी का नाम दे दिया गया भाई। बढ़ते हैं आगे। आज़ादी से पहले अपने देश में कितने रेडियो स्टेशन थे? ध्यान रखना जी, क्या क्वेश्चन है ये, इसमें भी आएगा। 3, 2, 9, 5। आज़ादी से पहले हमारे यहाँ जो रेडियो स्टेशन थे बेटा वो 9 थे, और आज़ादी के बाद 2 पाकिस्तान में चले गए, पेशावर और कराची, और बाकी यहाँ रह गए भी। आज भारतवर्ष में कितने भाषाओं और बोलियों में रेडियो का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है? 24 भाषाएं, 146 बोली, 22 भाषाएं, 360 बोली, 18 भाषाएं, 400 बोली, 9 भाषाएं, 36 बोली। तो बेटे भारत में आज जो है 24 भाषा और 146 बोलियों में रेडियो के कार्यक्रम आते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना प्यारे बच्चों। चलते हैं भी आगे, चल भाई। आज अपने देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या तक रेडियो पहुंच चुका? 56, 76, 86, 96। ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं जी। 96% जनसंख्या के पास रेडियो पहुंच चुका है, अभी दूर दराज भी पहुंच चुका है जी। चलिए आगे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत कब हुई? अर्थात कहने का मतलब है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM की शुरुआत हुई थी बेटे 1993 में। फुल फॉर्म दे दी इंग्लिश में, ध्यान रखना इस चीज का, FM है ये। रेडियो और दूरदर्शन को सरकार के नियंत्रण से निकाल कर प्रसार भारती नामक स्वायत्ती शासी निकाय कब बना? 1993, 1995, 1996 या फिर 1997। ये काम हुआ था बेटे 1997 में बेटे, हाँ जी 1997 में भी। बढ़ते हैं आगे। आज FM के कितने चैनल और कितने शहरों में शुरू हो चुके हैं? 350 चैनल, 90 शहर, 450 102 शहर, 490 100 शहर, 480 130 शहर। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे बेटे। तो ये 450 चैनल है FM के, और प्यारे बच्चों 450 चैनल जो हैं वो आपके 102 शहरों में भारत देश में प्रकाशित हो रहे हैं। चल भाई, गांधी जी ने रेडियो को क्या नाम दिया? अद्भुत शक्ति दिया था बेटा गांधी जी ने रेडियो को, अब अद्भुत शक्ति जी। बढ़ते हैं आगे। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? 15 सितंबर 1959, 14 सितंबर 1949, 15 सितंबर 1965, 15 अगस्त 1947। तो बेटे 15 सितंबर 1959 में भारत में रेडियो की शुरुआत हुई थी भाई। बढ़ते हैं आगे, चल भाई। टेलीविजन को कब आकाशवाणी से अलग करके दूरदर्शन नाम दिया? 1995, 1 अप्रैल 1976, 15 अगस्त 1965, 1 अप्रैल 1984। तो बेटे ये जो आपका है इसका आ जाएगा 1 अप्रैल 1976 भाई। रेडियो और टेलीविजन दोनों अलग हो गए थे, पहले आकाशवाणी पर ही टेलीविजन चलता था। टीवी ने अपनी रजत जयंती कब मनाई? तो बेटे रजत जयंती जब मनाई जाती है तो बेटे आप भी जानते हैं जी कितने साल बाद? 25 साल बाद रजत जयंती
जी। तो देखते हैं 1996, 1999, 1984, 1982। तो प्यारे बच्चों ध्यान रहे इसका 1984। जी बढ़ते हैं बेटे आगे। यस टीवी ने भी प्रोफेसर पीसी जोशी समिति का संबंध है रेडियो से, भाषा से, टीवी से, शिक्षा से। इंदिरा गांधी के टाइम में समिति बनी थी बेटा पीसी जोशी, और इसका संबंध है टीवी के लिए बनाई गई थी। टीवी प्रकार इंदिरा गांधी हमारी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी भी। जी टीवी और स्टार प्लस के बीच अनुबंधन कब हुआ? अक्टूबर 1993, अगस्त 1999, अक्टूबर 1997, अगस्त 2002। तो बेटे ये दोनों जुड़े हुए हैं, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। 1993 से, अक्टूबर 1993 से भाई। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आज तक न्यूज चैनल की शुरुआत बेटे जो आज तक हम देखते हैं, सविता सिंह है, अंजना कोसम है, सुधीर चौधरी हैं, जो भी हैं बेटा 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखना है ये। जी बढ़ते हैं आगे। विश्व की सबसे पहली फिल्म किस देश ने था, कब बनाई? 1883 अमेरिका ने, 1894 फ्रांस ने, 1820 ब्रिटेन ने, 1818 इटली ने। तो बेटे ये जो बनाई थी जी 1894 फ्रांस ने बनाई थी बेटे। बढ़ते हैं आगे, चलिए भाई चलो आगे। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी, यह फिल्म कब बनी? 1941, 1937, 1951, 1931। बेटे ये जो फिल्म बनी थी हमारी वो बनी थी 1931 में। 1931 ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका। जी बढ़ते हैं आगे तो जल्दी से। जी चलिए, भारत देश में एक वर्ष में लगभग कितनी फिल्में बनती हैं? अपने देश में 200, 300, 800, 1200। अपने देश में बेटा लगभग सभी हॉलीवुड, बॉलीवुड की और वो बेटा साउथ की मिला के 800 फिल्म बनती हैं अपने देश में एक साल में। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। सबसे पहले किस लिपि का प्रयोग किया गया? ब्राह्मी लिपि का, कुटिल लिपि का, चित्र लिपि का या खरोष्टी लिपि का? सबसे पहले प्यारे बच्चों चित्र लिपि आई थी, उसके बाद शब्द लिपि आई हुई। पहले चित्र लिपि आई, फिर लोगो मतलब शब्द लिपि आई हुई। चलते हैं आगे। क्या चित्र लिपि का संबंध भाषा से था? नहीं। हाँ कुछ कह नहीं सकते, बिल्कुल भी बेटे चित्रलिपि का संबंध भाषा से नहीं था। जी तो बेटे ये थे आपके अभिव्यक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जरूर अच्छे लगेंगे और बेटा पेपर में डेफिनेट आएंगे। अगर कोई समझ में नहीं आता तो बेटा मेरे से पूछ लेना या फिर आप बार बार उसको देखते रहना। थैंक यू, जय हिंद, लगे रहो बेटे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम पीजीटी केवीएस बेटे। जी सिलेक्ट हुई आप, ये मेरे तमन्ना रखता हूँ, कामना करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ।